Guys, we are starting with a new topic of refraction today. That is the second half of your chapter of light. Light chapter का first half was mirrors and second half is refraction and lenses. So we are starting with something called as refraction. वो था रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने. दिस इज refraction, REFRACTION. ठीक है. What is refraction? Okay, just have a look at this phenomenon in the pictures. First, you can do this at home clearly, है ना. एक कांच का ग्लास लो, उसके अंदर पानी and put a pencil in it. See, this is the actual pencil, है ना. ये पेंसिल है. Okay, I'll change the color. See, this is the actual pencil. तो पानी के अंदर भी पेंसिल ऐसा ही होगा. Yes or no? Straight रहेगा. ऐसे टेढ़ा तो नहीं हुआ रहेगा. करेक्ट. लेकिन फिर भी हमको ऐसे यहाँ पर देखो एक बेंड आ गया. बेंड. Yes or no? ये एक्चुअली ऐसा है नहीं. हमको ऐसा दिख रहा है. ये जो बेंड दिख रहा है ना, यहाँ सेकेंड फिगर में भी देखो. स्ट्रॉ एक्चुअली इधर है. ये ऐसा स्ट्रॉ है यहाँ पे. सी, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है. थोड़ा सा, है ना. रेड रेड है तो आई विल चेंज द कलर अगेन. ये ग्रीन, थोड़ा सा टेढ़ा. और यहाँ पर तो देयर इज अ शिफ्ट आल्सो. देखो राइट साइड में शिफ्ट हो गया और भी ज्यादा टेढ़ा दिख रहा है. यस, प्लीज अंडरस्टैंड. ऐसा है नहीं. यस, स्ट्रॉ तो एक्चुअली ऐसा सीधा ही है. यहाँ पे एक्चुअली ऐसा सीधा है, बट ऐसा टेढ़ा दिख रहा है ना. इल्यूजन है वो. इल्यूजन. इट इज एन इल्यूजन. नाउ टेक अ लेमन और उसको भी पानी लो कांच के ग्लास में, उसमें डाल दो. तो अगर एक्चुअल लेमन का साइज इतना है तो पानी में डालने के बाद इट लुक्स बिगर. वापस बाहर निकालोगे तो ऐसा दिखेगा. पानी में डालोगे तो उसका साइज बड़ा दिखता है. लेमन अपीयर्स लार्जर देन इट्स साइज, है ना. अगेन सी, अपीयर्स, बड़ा नहीं हो गया वो अंदर जाकर. इट अपीयर्स. एंड ऑल ऑफ दीज आर ड्यू टू अ फिनोमेनॉन कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. ठीक है. तो ये रिफ्रैक्शन का आज स्टडी करेंगे. रिफ्रैक्शन अगर अच्छे से समझा तो नेक्स्ट टॉपिक जो है लेंसेस वाला वो समझेगा, नहीं तो वो भी नहीं समझेगा. सो अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन केयरफुली. क्या होता है, क्यों होता है ना. सी, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ रिफ्रैक्शन का, फिर उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे. द बेंडिंग ऑफ लाइट, when it travels from one medium to other. एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो द लाइट बेंड्स. ऐसे तो लाइट सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन, है ना. देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमको ये ऑब्जेक्ट बेंड दिख रहा है. ये सुनो, लेकिन ऑब्जेक्ट बेंड नहीं हुआ है. उसमें से जो लाइट निकल के हमारी आंखों में जा रहा है वो बेंड हो गया. मतलब क्या, सी देखो यहाँ ये एयर है. एयर पूरा, यहां पर भी एयर है. दिस इज एयर एंड दिस इज ऑल्सो एयर. यस. तो एयर में हम क्या करेंगे, एक लेजर लाइट लेंगे. यस, एंड एक लेजर लाइट डाल. सो सी, इट ट्रैवल स्ट्रेट. सीधा 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 ट्रैवल कर रहा है. लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, थोड़ा टाइम तक ये याद रखना है. बट इफ देयर इज अ चेंज इन मीडियम, मतलब अब देखो यहाँ पर जो एयर है, ये एयर के बदले हम लोग यहाँ पर वाटर लेके आएंगे. चलेगा. वाटर मतलब एयर में से लाइट पानी के अंदर जाने वाला है, तो देयर इज अ चेंज इन मीडियम मतलब यहाँ एयर इज द मीडियम, यहाँ वाटर इज द मीडियम. तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा. ठीक है. तो नाउ वी विल टेक वाटर हियर. देखो क्या हो रहा है. नाउ अगर ये वाटर नहीं होता तो हमारा लाइट कैसे जा रहा था, सीधा सीधा जाता.
यस और नो? ये देखो ये सीधा ऐसे चला जाता, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर और ड्यू टू चेंज इन मीडियम वो बेंड हो गया, देखो इधर की तरफ बेंड हो गया। यस, एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, है ना? हमने डेफिनेशन क्या लिखा था? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। यस, एंड दिस इज हाउ द लाइट बेंड्स। यहां देखो क्लियर समझ में आता है कि अगर ये मीडियम में चेंज नहीं होता तो लाइट कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में चला जाता, है ना? ऐसे जाना चाहिए था, बट मीडियम चेंज होने की वजह से वो बेंड हो गया। फाइन, सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स। ठीक है, अब ये तो समझ गया कि बेंड होता है, लेकिन बेंड क्यों होता है? बेंड इसलिए होता है बिकॉज उसका चेंजिंग स्पीड हो जाता है। यहां देखेंगे सब एक बार, हम यहां रीजन लिखेंगे। रिफ्रैक्शन तो होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो जाता है वो बेंड हो जाता है ना? अब इसका मतलब समझाता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये यू आर प्लेइंग अ गेम। सपोज स्कूल में एक गेम खेल रहे हो, एक फ्रेंड है, पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो, पकड़ा पकड़ी, बट चेन पकड़ा पकड़ी। ये बंदा है ना, और इसके बहुत सारे फ्रेंड्स है, और ठीक है, इनको एक एक को पकड़ना है जाकर के। नाउ सपोज ये जाकर के सबसे पहले इसको पकड़ेगा, फिर ये दोनों हाथ पकड़ के भागेंगे और बाकी लोगों को पकड़ेंगे, तो इन दोनों ने मिलके इसको भी पकड़ लिया। अब तीनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागना है एक साथ। यस, फिर तीनों जाकर के इसको पकड़ेंगे। देखो जैसे जैसे ये चेन बढ़ते जाएगा, वैसे जब ये लोग भागने लगेंगे तो कैन दे ऑल रन इन द स्ट्रेट लाइन? नहीं, टेढ़ा हो जाता है ना लाइन। कोई आगे भागता है, कोई पीछे भागता है, तो इनका जब ये भागने लगेंगे तो इनका लाइन ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। यस और नो? जो सबसे फास्ट भागेगा वो आगे भागेगा, जो बहुत मोटू गट्टू रहेगा, गोलू मोलू, वो पीछे रह जाएगा, है ना? तो उसको खींचना पड़ेगा। आई होप तुम समझ रहे हो अगर खेला होगा तुमने ये गेम का। यस, तो लाइन टेढ़ी हो जाती है, क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। यस और नो? यस, या अज्यूम करो कि तुम भाग रहे हो सीधा सीधा, हवा में भाग रहे हो, एयर में मतलब जमीन पे प्रॉपर भाग रहे हो, एंड यू एंटर वाटर। तो क्या पानी में उसी स्पीड से भाग सकते हो क्या? नहीं, स्पीड कम हो जाएगा ना वाटर में। द स्पीड ऑफ रनिंग चेंजेस इन वाटर। वैसे ही फिर लाइट के साथ भी होगा, बेचारे के साथ उसका भी तो स्पीड चेंज होगा जब वो पानी में जाएगा, तो है ना? देखो नाउ सी अगेन, दिस इज वाटर, ठीक है, और ये एयर। ध्यान दो अच्छे से, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्यों हो रहा है, नहीं तो क्या रट लेना। ये एयर है, ये वाटर है। नाउ लेट्स टेक अ थिकर रे ऑफ लाइट, थोड़ा सा रे ऑफ लाइट जो ऐसे थिक है। सी, लुक एट ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स। यहाँ पे देखो अलग अलग पार्टिकल्स कंसिडर करो, अलग अलग पार्टिकल्स। मतलब कैसे? सी, दिस इज वन पार्टिकल, यहाँ पर ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये यहाँ पर पार्टिकल्स है बहुत सारे, जो ऐसे एक लाइन में भागते आ रहे हैं, यहाँ पर जो ऐसे एक लाइन में यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखो जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उसमें के आधे पार्टिकल्स पानी में एंटर कर गए, यस और नो? तो उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, हाँ कि नहीं? तो वो बेचारे पीछे रह जाएंगे ऐसे। यस गाइस, तो लाइन टेढ़ी हो गई ऐसे, है ना? फिर और कुछ पानी में पार्टिकल्स एंटर किए तो ऐसे लाइन टेढ़ी हो गई। यस, और जब सब पानी में आ जाते हैं वापस, सबका स्पीड फिर से सेम हो जाता है। यस और नो? आई होप समझ रहे हैं, या वैसे तो सीधा ये डायग्राम देखकर ही क्लियर हो जाता है। देखो यहाँ के पार्टिकल्स पहले पानी में एंटर कर गए तो उनका स्पीड चेंज हो जाएगा, वेरएज इनके लाइन में जो पार्टिकल्स थे बेचारे वो अभी भी एयर में है, तो उनका स्पीड चेंज नहीं हुआ। यस और नो? तो ये लोग बेंड हो गए यहाँ पर, और ये लोग अभी भी इस तरह से ही भाग रहे हैं। यस,
फिर यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर सब लोग पानी में आ गए तो सब वापस सेम लाइन में। क्यों सेम लाइन में? बिकॉज सबका स्पीड सेम है। देखो यहाँ सबका स्पीड सेम है ना, यस। तो जब सबके सब पानी में आ जाएंगे तब उनका स्पीड फिर से सेम हो जाएगा, लेकिन कम हो जाता है ओवरऑल। सपोज यहाँ पे वो पार्टिकल्स भाग रहे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सपोज हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पानी में स्पीड कम हो जाता है। गेटिंग इट? यस। सो जब लाइट ट्रेवल करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट बेंड्स। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब कुछ टेक्निकल टर्म्स, इसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, रेयरर मतलब क्या? जिसका डेंसिटी कम हो। एयर का डेंसिटी वाटर से कम होता है ना, तो इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और इसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, जिसका डेंसिटी ज्यादा है ऑप्टिकल डेंसिटी बोला जाता है उसको, है ना। सी एयर का डेंसिटी कम होता है तो उसको रेयरर बोलेंगे, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है तो उसको डेंसर बोलेंगे। ठीक है क्या? अब देखो, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन सरफेस, सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस, इंटरफेस और सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। Yes, the boundary between air and water is called as the interface, है ना। ये जहां पर बाउंड्री है एयर और वाटर को सेपरेट करने वाली। अगर हम क्लास में होते तो हम एक्चुअली ये एक्टिविटी कर देते हैं, है ना। ये और इस चैप्टर की सारी, इनफैक्ट ऑल एक्टिविटीज। यस, सो यू वुड हैव रियलाइज्ड कि हाँ ये रियल में हमारे आसपास बहुत सारा हो रहा है ऐसे। ठीक है, एनीवेज समझ में आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस, द बाउंड्री बिटवीन एयर एंड वाटर। ठीक है, उसको अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल। द नॉर्मल और द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द इंटरफेस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। फाइन। एंड ये जो पॉइंट है इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा? आई होप ये नोट किया सबने, मैं डिलीट कर रहा हूं इसको। दिस पॉइंट, ये जहां पे से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ये पॉइंट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो क्या क्या देखा हमने? मीडियम, एक होता है रेयरर, रेयरर मतलब जिसका डेंसिटी कम है। एक होता है डेंसर, जिसका डेंसिटी ज्यादा है। ये है नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है हमारा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, यस, जो रे आ रहा है वो इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस। फाइन। अब देखो क्या हो रहा है। जब ये पानी के सरफेस पे यहां से रिफ्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा, यू कैन सी, बहुत लाइट है वो, डिम है ना, फेंट है बहुत। और बाकी का हो रहा है रिफ्रैक्ट। यस, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, है ना। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। यस, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, and this is reflected ray. A part of light is reflected and the remaining is refracted, है ना। अगर यहां से 100% लाइट आ रहा है तो 10% सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा उसमें का, यस, बाकी का 90% पूरा रिफ्रैक्ट होने वाला है। ठीक है क्या? यस, ज्यादा से ज्यादा लाइट पानी के अंदर चला जाता है और बेंड हो जाता है, और थोड़ा सा यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। पानी में तुमको तुम्हारा चेहरा भी दिखता है ना, पानी में देखोगे तो दैट मींस रिफ्लेक्ट भी होता है वाटर पे से, है ना। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, बाकी रिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नाउ दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम चेंजेस मीडियम, इट बेंड्स। ठीक है, कंफर्टेबल। और ये डायग्राम देखा हमने,
ये यहां से हमारा लाइट रे आया, दिस वाज द नॉर्मल, फाइन, ये इधर से रिफ्रैक्ट हो गया और इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तो है ही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है यहाँ पे, ये वाला, दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, सेम डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है मेरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस रिफ्लेक्शन। नाउ लुक एट दिस एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप तुम लोग नोट्स ले रहे हो इन सब चीजों का, टेक्स्ट बुक से पढ़ के आधी चीजें तो समझ में नहीं आनी है, या बहुत शॉर्टकट में दिया है सब, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट। तो अब रिफ्रैक्शन पढ़ते वक्त कभी भी हमको ना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का काम है, ना ही रिफ्लेक्टेड रे का काम है। तो हम अब से कभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नहीं बनाएंगे और रिफ्लेक्टेड रे भी नहीं बनाएंगे, चलेगा क्या फिर, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे को काट देते हैं यहां से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी काट देते हैं। अब हमको जरूरत रहेगी इस एंगल की, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन है, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे and the normal is called as angle of refraction। ये देखो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल is called as refraction, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके है, ग्रेट। अब दो डायग्राम देखो, सी अगर ये चेंज इन मीडियम नहीं होता तो ये लाइट कुछ ऐसे चला जाता है यहाँ पर, बट ये ऐसे नहीं जा रहा है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल यहाँ पे है, यस, नॉर्मल की तरफ आ गया, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, यस और नो, इधर की तरफ बेंड हो गया वो ऐसे, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, यस। जो एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था वो नॉर्मल की तरफ आ गया, यस, ये साइड में खिसक गया नॉर्मल के पास में, तो हम बोलते हैं बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। दैट मीन्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स, यहां लिखेंगे हमारे नोट्स में हम, तो हम यहां लिखेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल्स, when light travels from rarer to denser medium, it bends towards normal की तरफ बेंड हो जाता है, यस, ये हमने देखा भी। और एक चीज लिख देता हूं फिर बताता हूं, है ना, एक चीज और लिख देंगे, when it travels from denser to rarer medium it bends away from normal। मतलब कैसे, सी देखो अभी ये है वाटर, दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर। अभी देखो वाटर से एयर में जा रहा है, वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, ये सुनो, मतलब यहाँ पानी के अंदर कोई तो बच्चा जाके बैठ गया और अंदर से चुप चुप के लेजर बाहर की तरफ डाल रहा है ना। अगर ये चेंज नहीं होता मतलब मीडियम में, तो देखो ये लाइट जो यहां से आ रहा है, सी ये जो लाइट यहां से आया ऐसे, यस, वो इधर की तरफ चला जाता सीधा, यस और नो। अगर ये एयर और वाटर में डिफरेंस नहीं होता
तो कुछ इस तरह चला जाता, बट सी ये नॉर्मल से वो दूर चला गया और दूर, एक्चुअली यहां जा रहा था, इससे और दूर सरक गया, है ना, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इस केस में वो बाहर की तरफ चला गया, पहले केस में वो अंदर आया था ऐसे नॉर्मल की तरफ, अभी ये नॉर्मल से दूर गया, तो हम बोलते हैं इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा? देख, ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये पूरा है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। यस और नो? दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्ट। अब देखो यार, देख के समझ में आता है, यस, कि I और R इक्वल नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्लियरली देख के समझ में आता है, हाँ कि नहीं? यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, ये है मेरा इंसिडेंट रे, ये है मेरा रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, दीज आर माय लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां आएंगे, देखो जरा, लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे क्या क्या है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ, the angle of incidence is not equal to the angle of refraction। दूसरा, the incident ray, the refracted ray and the normal all lie in the same plane, same plane। ठीक है, और एक और लॉ होता है, थर्ड, this is also called as Snell's law। Snell's law क्या बोलता है Snell's law? The ratio of sin I upon sin R is constant। Now ये sin I और sin R क्या है, बहुत जल्दी हम मैथ्स में सीखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री, तो तब समझ में आ जाएगा क्या है। I तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यस, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे बोलते हैं इसको, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ, लिख देता हूं, angle of refraction is constant। न्यूमेरिकल्स में ये यूज करना पड़ेगा, कैसे यूज करना है वो सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो थर्ड लॉ बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन I अपॉन साइन R इज कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। ये होते हैं तीन लॉ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है बताऊंगा, धीरे धीरे सीखेंगे अभी। ठीक है, सो द इंसिडेंट रे एंगल इज नॉट इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और स्नेल्स लॉ दैट इज द रेशियो ऑफ साइन I अपॉन साइन R इज कांस्टेंट। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करेंगे जरा, हम क्या करेंगे, इसको ऐसा रख देंगे। यस, अब मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कम ऑन, बोलो 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 जल्दी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। अरे 0 है ना, देखो व्हाट, दिस इज द इंसिडेंट रे और नॉर्मल भी यही है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। यस और नो? ये नॉर्मल है और यही रिफ्रैक्टेड रे भी है। यस और नो? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 0। तो सिर्फ ये एक केस है वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दैट इज इक्वल टू 0। यस,
और इस केस में देयर इज नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। बेंड हुआ क्या लाइट कहीं पे भी बेंड नहीं हुआ, ये सीधे जा रहे थे, बाद में भी ऐसा सीधा चला गया, कोई एंगल पे नहीं है ना। जब भी लाइट ऐसे किसी एंगल पे रहेगा सरफेस के, इंटरफेस के किसी एंगल पे, तो देखो बेंड होगा, हमेशा बेंड होगा, करेक्ट है ना। लेकिन अगर ऐसे परपेंडिकुलर है तो बेंड नहीं होगा। देखो लाइट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। इंसिडेंट लाइट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो इंटरफेस है ना उसको परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं बोलना, ये देखो ये 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 है, बट द इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस, और नॉर्मल टू द सरफेस मतलब ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आ रहा है। और ये एक ही केस है जब रिफ्रैक्शन नहीं होता, करेक्ट, या इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड बोथ आर 0। कब होता है ये, व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, हमारे नोट्स में इसको नोट करेंगे, या सो व्हेन द लाइट is normal to the surface, angle of incidence is 0, angle of refraction is also 0, or in other words no refraction takes place। सारे वहां सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट और यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं मेन, ठीक है ना। So there is no refraction in that case, clear है, yes। अब हम नॉर्मल करेंगे थोड़ा, नॉर्मल मतलब इसको एयर बना देंगे फिर से और इसको वाटर बना देंगे, चलेगा, एयर एंड वाटर, ठीक है। सो यहां सिलेक्ट करेंगे हम एयर, यहां सिलेक्ट करेंगे हम वाटर। देखो अभी समझो अच्छे से, एंगल देखेंगे, एंगल मेजर कर लो कितना है, सी प्रोटेक्टर रख दिया यहाँ पे, कितना है ये एंगल, 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है देखो तो, ये वाला छोटू, ये छोटू एंगल कितना आ रहा है, ये है 10-20 डिग्री, 20, ठीक है, 20 डिग्री इज द एंगल। अब मैं क्या करता हूं, मीडियम चेंज करूंगा, इसको एयर ही रखेंगे हम लोग, इसको एयर रहने देंगे हमेशा, ये वाटर के बदले और कुछ सिलेक्ट करते हैं, यस। बाकी सब कुछ ऐसे ही रख रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मैंने 30 रखा, वाटर के बदले हम दूसरा डेंसर मीडियम लेंगे ग्लास। देखो गाइस 20 से छोटा हुआ है एंगल, प्लीज सी द चेंज, ये वाटर पे 20 डिग्री था ना, हम लेंगे ग्लास, ग्लास पे एंगल देखो थोड़ा सा कम हो गया, हाँ कि नहीं, ग्लास पे एंगल थोड़ा सा कम हुआ है, यस। हाउ मच इज दिस एंगल नाउ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 20, 15 करीब 17 डिग्री है, 17, यस और नो, 17 डिग्री, करेक्ट। मतलब लाइट कितना बेंड हो रहा है, ग्लास में ज्यादा बेंड हो रहा है, यस और नो, लाइट बेंड्स मोर in glass than in water, हाँ कि नहीं। मतलब किसी तो चीज पे डिपेंड कर रहा है कि कितना लाइट बेंड होगा, यस। अब दूसरा कोई ये लेते हैं हम लोग, लेट्स से आई टेक अ मिस्ट्री ऑब्जेक्ट ए, मिस्ट्री मतलब पता नहीं कौन सा है ये, यस। यहां देखो यार और भी कम हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सी और छोटा हो गया, 15 डिग्रीज हो गया। मतलब इफ आई चेंज द मीडियम तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होता है, लेकिन देखो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं चेंज कर रहा हूं मैं, उतना ही है अभी भी, यस। दैट मींस लाइट कितना बेंड होगा ये डिपेंड करेगा इस मीडियम पे,
हाँ कि नहीं? यस, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अगर मैं अपनी वाली भाषा में, लैंग्वेज में बताऊं तो उसका मीनिंग होता है लाइट कितना बेंड हो रहा है। यस, सी आई एम गिविंग अ डेफिनेशन। refractive index. What is refractive index? How much will the light bend? Yes, ये डेफिनेशन नहीं है, ये अपना वाला। How much will the light bend? लाइट कितना बेंड होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है मुझे? लाइट कितना बेंड होगा। यस, और देखो अलग अलग मीडियम का अलग अलग था, है ना? ये डिपेंड करता है मीडियम के स्पीड पे। जैसे फॉर एग्जांपल, यार सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे इस मीडियम का स्पीड अलग रहेगा, है ना? इफ आई टेक वाटर, इफ आई टेक ग्लास, ग्लास का स्पीड अलग है, यस और नो? तो उसमें अलग अमाउंट से बेंड करेगा, करेक्ट है? अगर मैं वाटर लेता हूं यहाँ पे, तो एयर में से वाटर में आने के बाद वाटर में स्पीड अलग है, सीधी बात है। अब तुम भागते आ रहे हो यहाँ से, है ना? तुमको पानी में भागने बोला तो पानी में तुम्हारा स्पीड अलग चेंज होगा, है ना? ऑयल रख दिया, ऑयल में भागने बोला तो स्पीड अलग चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो दूसरा मीडियम है, सेकेंड मीडियम, यस, या इन दोनों के रिलेशन पे डिपेंड करेगा कि कितना स्पीड चेंज हो रहा है ना? मैं ये भी कर सकता हूं, आई कैन डू दिस ऑल्सो, सी, मतलब आई कैन टेक हियर ग्लास, वाटर, और यहाँ पे ग्लास ले लेते हैं, चलेगा? वाटर से ग्लास में, है ना? ऐसा लग रहा है कि बेंड नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है, अच्छा खासा बेंड हुआ है। देखो ये है 30 डिग्री, यस, एंड दिस इज 30 डिग्री यहाँ पे होता है ना? ये 30 से काफी कम है, 25 डिग्री है, 25 डिग्री, मतलब हुआ है ना बेंड, टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है, देखो। एंड यस, दिस इज अ रेयर मीडियम, वाटर इज रेयर एज कंपेयर टू ग्लास, है ना? अगर मैं ग्लास से कंपेयर करूं तो वाटर रेयर है, दिस इज ग्लास। लेकिन अगर मैं एयर से कंपेयर करूं तो वाटर डेंसर है ना? तो कंपैरेटिव होता है वो, कंपैरेटिव, कौन से दो मीडियम तुम ले रहे हो। यस, सो वंस अगेन, इफ दिस इज वाटर एंड दिस इज ग्लास, तो दोनों में डेंसर कौन है? ये वाला। ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है ना? यस, तो दिस इज अ डेंसर मीडियम, और इसके कंपैरिजन में वाटर इज रेयरर, है ना? यस, लेकिन अगर मैं एयर ले लूं, इफ आई टेक एयर एंड वाटर, यहाँ पे एयर और ग्लास या वाटर कुछ भी ले लो यहाँ पे, तो उनके कंपैरिजन में ये है रेयरर, मतलब एयर इज रेयरर, एंड इफ आई टेक वाटर हियर, तो वाटर इज डेंसर, है ना? तो कंपैरेटिव होता है, इधर कौन है उस पर डिपेंड करेगा, इधर कौन है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन रेयर कौन डेंसर। यस, तो लाइट कितना बेंड करेगा ये डिपेंड करता है दोनों मीडियम पे, ये मीडियम कौन सा है और ये मीडियम कौन सा है, और रादर लाइट का स्पीड इस मीडियम में कितना है, वेलोसिटी इन मीडियम ए एंड वेलोसिटी इन मीडियम बी, है ना? यहां से यहां जब आते हो तो वेलोसिटी कितना चेंज होता है, and that gives us the actual proper definition of refractive index. देखो definition, refractive index of a medium is velocity या speed ले लो, speed of light in air divided by speed of light in that medium, यही उसका डेफिनेशन भी है। यस, मतलब देखो, समझो बात, अभी बहुत अच्छे से समझो, आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आते हैं। यहां डायग्राम बनाता हूं, यहां मैं लेता हूं एयर, यहां मैं लेता हूं वाटर, लाइट ऐसे आया,
एयर से वाटर में, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना. दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर. यस, तो मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. समझ में आया? इसको ऐसे भी बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ये भी एक ही चीज है. यहां कुछ नहीं लिखा होता है मतलब एयर होता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो, है ना. तो इसका मतलब है जो पहले आता है उसको डिनोमिनेटर में लेना होता है, यहां पे स्पीड ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ एयर. समझ में आ रहा है ना. एक और एग्जाम देखो. दिस इज वाटर एंड लेट दिस बी ग्लास. चलेगा? ये आया इंसिडेंट रे ऐसे और ये अगेन टुवर्ड्स नॉर्मल. दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर. अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, नो. ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको वाटर नहीं, पहले एयर ही ले लेते हैं. इसको एयर लेंगे, वाटर लेंगे. तो अब मैं यहां लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ये एयर, ये ग्लास. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर आएगा. यहां कुछ लिखा नहीं है बच्चों. अगर कुछ लिखा नहीं है उसका मतलब है कि वहां पे एयर है. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना. कुछ लिखा नहीं है मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो इसको मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2. गेटिंग इट? अब देखो यहां पे इसको मैं लेता हूं वाटर और इसको लेता हूं ग्लास. चलेगा? तो यहां क्या बोलूंगा मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखना ही पड़ेगा क्योंकि अब एयर नहीं है तो वाटर लिखना पड़ेगा. तो यहां क्या आएगा बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर. क्लियर है? यस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. समझ में आ रहा है? अब इसके बदले ग्लास, वाटर, ये वो कुछ भी दे दो. ये है मेरा मीडियम 1 और ये है मेरा मीडियम 2, सेकेंड मीडियम. तो फर्स्ट मीडियम से जा रहा है सेकेंड मीडियम में, तो इसको ऐसा लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, जिसके अंदर जा रहा है वो 2 है, करेक्ट, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर आएगा. समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, करेक्ट. लेकिन अगर 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 पूछा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्या पूछ रहे हैं ये देखना पड़ेगा. तो नीचे क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. पढ़ो ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. तो उसको 1 को नीचे लिखना है, 2 को ऊपर लिखना है. S मतलब स्पीड. किसका स्पीड? लाइट का. लाइट के स्पीड की ही बात चल रही है और किसी के नहीं, है ना. लेकिन अगर जब कुछ लिखा नहीं है तो उसको अज्यूम किया जाता है कि ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा. अगर कुछ लिखा नहीं है तो उसको अज्यूम किया जाता है कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर है. जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, वाटर, ऑयल, ग्लास, अमका ढमका, फलाना ठिकाना, व्हाटएवर, इट इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू एयर. लेकिन अगर दो अलग अलग मीडियम है
तो ऐसे लिखना पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया? सो हम यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास। ये वाला नीचे आता है, सेकंड वाला ऊपर आता है। गेटिंग इट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू आएगा, सी इट इज द रेशो ऑफ स्पीड अपॉन स्पीड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है उसको। व्हाई? बिकॉज इट इज द रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज। तो उसका कोई रेशो, उसका कोई यूनिट नहीं है। तो वो क्या बताता है? एक वैल्यू आएगा उसका 1, 1.2, 1.3, 1.4। यस, उसका मीनिंग होता है, हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि लाइट कितना बेंड होगा, कितना टाइम्स बेंड होता है या कितना बेंड होता है, बाय कंपेयरिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ये दो चीजों को तुम कंपेयर करते हो, है ना। इसके जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, तो बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक नंबर होता है 1, 1.2, 1.4, 0.5, ऐसा कुछ नंबर रहेगा और उसका क्या मीनिंग है ये समझ में आए। फाइन, वी विल कम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स, है ना। तो तब न्यूमेरिकल से समझा दूंगा, फिलहाल के लिए दैट्स इट, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है, वो देखते हैं। देखो, एक ग्लास स्लैब का एक्टिविटी है, एक्टिविटी नहीं है, मतलब क्वेश्चंस आते हैं इस पे, एक्सपेरिमेंट है। सी टेक अ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है मैंने, यहाँ स्क्वायर लिया। दिस इज अ ग्लास स्लैब। स्लैब मतलब एक ब्लॉक है ग्लास का, कांच का ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक रे ऑफ लाइट उस पे से पास करेंगे। यस, सी ऐसे, राइट। देखो, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझोगे तो और समझ में आएगा। यस, 1 सेकेंड, थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएंगे, ये मस्त है। देखो यहाँ पर, सो यहाँ रख दिया ग्लास स्लैब, इसके ऊपर मैं रे ऑफ लाइट डालता हूं। नाउ 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। हर चीज अच्छे से समझ लो, आधी चीजें टेक्स्ट बुक में दी नहीं है, ठीक है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ग्लास स्लैब होता ही नहीं, तो ये लाइट रे जो यहां से जा रहा है वो कुछ इस तरह से चले जाता आगे सीधा। यस और नो? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर उसके रास्ते में कोई नहीं आता तो वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चला जाता, हाँ कि नहीं। लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहां पर एक ग्लास स्लैब आ गया, यहां पर इस सरफेस पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। यस और नो? अब देखो, ये है एयर, यहां है एयर, यस, और यहां पर है ग्लास, इतने रीजन में है ग्लास, ठीक है। और फिर से ग्लास खत्म हो गया, फिर से लाइट निकल के एयर में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इतना पावरफुल लेजर मेरे पास है, मैं बताऊंगा जब हम मिलेंगे तो हम करेंगे ये चीज, ठीक है। फिलहाल के लिए समझ में आ रहा है? तो देखो, यहां पर हो रहा है रिफ्रैक्शन नंबर 1, कहां से कहां, सी यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग एक। दिस इज द नॉर्मल एट दिस सरफेस। Now, light is traveling from a rarer, yes, to a denser medium, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो देखो, it is bending towards the normal, normal की तरफ खिसक गया है वो। तो at refraction 1, light is bending or light bends towards normal. It bends towards normal, ठीक है ना। फिर देखो, ये ग्लास के अंदर से ट्रेवल कर रहा है, रेड कलर का लाइट देखो ग्लास के अंदर से ट्रेवल कर रहा है, पावरफुल लेजर है एकदम, तो दिखता है क्लियर ट्रेवल करते हुए, ठीक है। फिर यहां पर इस सरफेस पे
फिर से एक बार मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास के अंदर से निकल के वो एयर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर होता है रिफ्रैक्शन नंबर 2। बट नाउ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। ग्लास से फिर से एयर में ट्रेवल करने की कोशिश, यस और नो? अब देखो यहां पे ये है, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, यस। देखो यहां पे सेकेंड सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, अगर सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन नहीं होता तो वो लाइट कुछ इस तरह चला जाता, यस और नो? बट वो ऐसा नहीं गया, वो क्या किया, इधर की तरफ खिसक गया, यस और नो? इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना? दैट मीन्स इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर खिसक गया, यस और नो? नाउ लुक एट द फाइनल टू रेज। अगर ये ग्लास स्लैब यहां नहीं होता तो दिस वुड हैव बीन द पाथ ऑफ लाइट, है ना? अगर नहीं होता तो, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब दिस इज द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ। एक्चुअली तो है ना, हमने ग्लास स्लैब रखा है वहां पे, करेक्ट? तो देखो जो लाइट अगर ऐसे जाता वो वाला, और जो एक्चुअल पाथ है, बोथ ऑफ द रेज आर पैरेलल, बोथ ऑफ द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट, जो ऐसे ही बता रहा है कि यहां पर एक ग्लास स्लैब रख दिया, उसमें दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? यस। एंड इन दोनों जो पैरेलल रेज है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल, LATERAL, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया ना, ये रे इधर जा रहा था, यहां से इधर डिस्प्लेस हो गया, साइड में। लैटरल मतलब साइड, लैटरल मतलब साइड में डिस्प्लेस हो गया, हेंस इट इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, दैट इज आल्सो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेस हुआ है। डोंट वरी, इस पे तुमको कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, ओके है? अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? सी दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। फाइन। यहां पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 1, सरफेस 1 का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस और नो? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2। ये देखो सरफेस 1 का एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, सरफेस 1 का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखो सरफेस 2 के लिए दिस इज द इंसिडेंट रे, सरफेस 2 के लिए ऊपर का डायग्राम पे हाथ रख दो, भूल जाओ उसको, है ना? नीचे वाला देखो सिर्फ, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो ये मेरा I2 हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये वाला, this becomes my R2, angle of refraction at second surface. Yes, angle of refraction at the second surface. अब इसको नाम क्या क्या दिया गया है? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, है ना? एंड ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है रिफ्रैक्टेड रे, अंदर वाला रिफ्रैक्टेड रे, सरफेस 1 के लिए। वो रिफ्रैक्टेड रे इटसेल्फ बिकम्स द इंसिडेंट रे फॉर द सरफेस 2, यस और नो? है ना? और जो आखिरी में रेड लाइट बाहर आ रहा है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, EMERGENT, इमर्जेंट रे। जो आखिरी में सबको चीर फाड़ के लास्ट में इमर्ज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। क्लियर है? Yes, and this angle R2 is called as angle of emergence. What is angle of emergence? लिखेंगे सब लोग definition. The angle between the normal and the emergent ray. देखो ये normal है
एंड ये है इमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। यू गाइस आर सो लकी कि तुमको इस पे कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता है ना। आईसीएसई बोर्ड में बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे। और ये कॉन्सेप्ट अगले साल बहुत डिटेल में 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स 2 इज वेव ऑप्टिक्स या लाइट ऑप्टिक्स पे है, तो ये पूरा रिपीट होने वाला है वापस। तब न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत कुछ बनेंगे, बट फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। पहला इंसिडेंट रे, यहाँ पर है तो इंसिडेंट रे, जो सबसे आखिरी में निकलता है वो इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, इसको कभी कभी ई भी बोला जाता है, स्मॉल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है ना। ये रे अगर ग्लास नहीं होता तो ऐसे जाता, बट बिकॉज ऑफ द ग्लास 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। फर्स्ट टाइम इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड सेकेंड टाइम इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अल्टीमेटली जो 2 रेज निकल रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, एंड द गैप, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके है, सो इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ये डायग्राम बनाओ, इंपॉर्टेंट है। आई एम इरेजिंग इट ऑल। या टेक्स्ट बुक पे आ जाओ जरा। दिस इज द टेक्स्ट बुक। अब तुमको यहां से पढ़ना है, यहां से। ठीक है पूरा। सो यू आर गोइंग टू रीड दिस। ये है पेज नंबर 171, 171, 172। यस, सारी एक्टिविटीज भी पढ़ोगे, कुछ नहीं है, हमने देख लिया, मतलब देखेंगे हम लोग, एक्टिविटीज करेंगे। फाइन, डोंट वरी बट रीड इट। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये वाला। ठीक है, तो ये हमने किया। और उसके बाद ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी हमने किया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पर, ये भी देखे। और उसके बाद में द लास्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी हमने किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना। सो ये पढ़ेंगे। सी दिस, ये फॉर्मूला देखा हमने, ये फॉर्मूला देखा हमने, एंड ये टेबल तक। यस, सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज यू आर सपोज्ड टू रीड अप टू पेज नंबर 175। ये जो टेबल है यहां तक पढ़ना है, एवरी सिंगल वर्ड। कल मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा, ये वाले, और फिर हम आगे बढ़ेंगे टू लेंसेस। ठीक है, कल लेंस चालू होगा, उससे पहले यहां तक पढ़ना है, पेज नंबर 171 से 175 तक। जितने डायग्राम्स मैंने बताए कुछ नहीं दिया है इन लोगों ने, कहीं डायग्राम वगैरह कुछ नहीं है। सो मेक श्योर कि तुम लोग नोट करके रख रहे हो हर डायग्राम। ठीक है, एक्टिविटीज पढ़ लेना। ये वो पेंसिल वाला, कॉइन वाला एक्टिविटी है, नींबू वाला। बट वो होता कैसे है, ऐसा क्यों लगता है कि पेंसिल बेंड है वगैरह, वो मैं सिखाऊंगा, ड्रॉ करके बताऊंगा डायग्राम, है ना। पहले रिफ्रैक्शन को तो समझ लो, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट मैं बताता हूँ। फाइन, चलो सी यू गाइस, रीड अप टू पेज नंबर 175। नहीं पढ़ोगे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। थोड़ी पढ़ाई करो अच्छे से, प्लीज रीड एवरीथिंग। फाइन, चलो टेक केयर, बाय।